गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले आपने देखा होगा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने मापन के बारे में, गति और उसके कुछ नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और पेंडुलम के बारे में और कुछ ग्राफ देखे थे तथा उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। अगर इससे पहले आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस देख सकें। तो आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कार्य, शक्ति, ऊर्जा एवं गुरुत्वाकर्षण। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी विषय वस्तु क्या क्या है और आज हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कार्य की, शक्ति की और ऊर्जा के बारे में। और हम देखेंगे कि ऊर्जा के जो प्रकार हम जानते हैं, बेसिक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का संरक्षण नियम। साथ ही साथ हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे, वो है गुरुत्व के बारे में, पलायन वेग के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, भार के बारे में, और ये जो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण के बीच का संबंध होता है उस बारे में, और जिस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होते रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लिफ्ट में जब हम जाते हैं तो जो हमारे वेट में जिस प्रकार का चेंजेस आता है, चेंजेस हमें फील होता है, उस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। पहले हम देख लेते हैं कि कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। कार्य की संकल्पना का ऊर्जा से निकटतम संबंध है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर चीज़ में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा या एनर्जी है जिसकी वजह से ही हम कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलेगी हमें, हम अगर ठीक से खाना, और ऊर्जा किससे मिलता है? हमें भोजन से। और अगर हमें भोजन नहीं मिला और ठीक से हमें ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिल पाई तो हम कोई भी कार्य कर पाएंगे क्या? कोई भी कार्य कर पाना संभव होगा? बिल्कुल नहीं। वहीं तो अब हम देखते हैं इसके बारे में जो बात कही है, हम इसके परिभाषा देख लेते हैं कि कार्य जो होती है, कार्य की संकल्पना का ऊर्जा के साथ निकट संबंध रहता है। बिना ऊर्जा के हम कार्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ को करने के लिए एक एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी कार्य हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। और कार्य शब्द का प्रयोग किसी वस्तु द्वारा संचित ऊर्जा के व्यय का वर्णन करने में प्रकट होता है। कोई भी वस्तु द्वारा जो संचित ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम जहाँ व्यय कर रहे हैं, मान लो हम चल रहे हैं तो हम अपने ऊर्जा को क्या चलने में व्यय कर रहे हैं? वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो कार्य होती है, एक सेकंड देखिएगा आप, जो कार्य शब्द का उपयोग किसी वस्तु द्वारा संचित ऊर्जा के व्यय का वर्णन करने में प्रकट होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का व्यय होता है। और एवं कुछ कार्य करते हैं हम, कुछ तो ऊर्जा का व्यय होता है उस कार्य में और कुछ हम कार्य भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ में बल तो आरोपित करते हैं लेकिन कोई कार्य नहीं होता। इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हम किसी दीवार को ढकेलने का प्रयास करें तब कोई भी कार्य नहीं होता। आप ये देखेंगे कि मान लीजिए कि आप दीवार को ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, व्यवहार में यह संभव है क्या कि अब आप अगर दीवार को ढकेल रहे हैं तो उसमें कुछ वो होगा, परिवर्तन आएगा, या वो गिर जाएगा या आगे बढ़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता ना। इसीलिए ये कहा है कि कभी कभी जब हम बल तो आरोपित कर रहे हैं, हम बल तो लगा रहे हैं अपने तरफ से, हम दीवार को के ऊपर अब एक बल आरोपित कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं। कार्य का होना या पाया जाना तब पाया जाता है जब उसमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई दे। जैसे कि हम यहाँ पे हैं और हम दूसरी जगह पहुँच गए, तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारे द्वारा इतना कार्य हुआ तो हम वहाँ तक पहुँचे, ऊर्जा व्यय हुई हमारी। वही, लेकिन कभी कभी बात ये हो जाती है कि कभी कभी बल तो आरोपित हम करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं होता है।
आइए देखते हैं, भौतिक में कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। ये फॉर्मूला आप सबको ही पता होगा कि W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। F जो यहाँ पे है वो हमारा बल को दिखा रहा है, बल की दिशा दिखा रहा है ये, और D जो है वो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को दिखा रहा है, ठीक है, और W जो है वो कार्य को डिनोट कर रहा है। अब देख लेते हैं शक्ति के बारे में। कार्य का कुछ आप याद रखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, W मतलब कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, और इसका मात्रक हमें जो कि याद रखना है, जिसे हम कभी कहीं कहीं इसे हम जूल भी कहते हैं और न्यूटन पर मीटर भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, और जूल जो होता है वो इसका मात्रक होता है। अब देखते हैं कि शक्ति क्या होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब इससे तो आप सभी परिचित होंगे कि जब जो कार्य करने का हमारा दर है, मतलब हम कितनी देर में जो कार्य कर रहे हैं, मान लो हम 5 मिनट में किसी चीज़ में बल लगाकर उसमें इतना कार्य हम दे रहे हैं। मान लीजिए हम कहीं किसी वस्तु को तोड़ रहे हैं अगर, तो हम उसको किस दर से हम उसे कर पा रहे हैं, जो हमारे कार्य करने का दर है ना, वही जो हमारा है शक्ति कहलाता है। और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वॉट होता है इसका SI मात्रक। और 1 वॉट में क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। और जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि मात्रक में हम क्या लिख सकते हैं, जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो वही क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये याद रखने लायक है, एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है हमारा 746 वाट होता है। और शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगर इसकी कॉमर्शियल यूनिट देखें या वाणिज्यिक मात्रक, तो इसका किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। और आप किलोवाट घंटा के बारे में देख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा मतलब होता है 1000 गुणित 3600 वाट सेकेंड, ठीक है। इसको जो हमें घंटे में दिया गया है उसको हम सेकंड में बदल देंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करेंगे, तब इसके 0 और ये 10 टू द पावर 3, इसे पूरा जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और अगर वॉट सेकंड में पूछेंगे तो वॉट सेकंड में बताइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा शक्ति के बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं आगे कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा, इससे पहले भी आपको इतने में अभी समझ ही आया होगा कि ऊर्जा के बारे में हमने जो बेसिक जाना कि ऊर्जा क्या मतलब किस टाइप हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को ले लीजिए, आप अपनी ही बात ले लीजिए, आपके जो कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक मिनट में 10 मीटर से भी अधिक दूरी तय कर लेते हो, मान लीजिए ऐसा हो सकता है। लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति है, वो केवल 5 मीटर ही तय कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग क्षमता होती है। अगर हम वस्तु की भी बात करें तो उसमें हर वस्तु की जो होगी एक क्षमता होगी कार्य करने की। तो वही जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है हमारा गतिज ऊर्जा होता है, और दूसरा जो होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये पूरा नाम से ही इसका परिभाषा एक तरह से आप जान सकते हैं कि इसमें क्या होता है। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा जो होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। मतलब कोई वस्तु अगर गति कर रहा है और उस गति के ही चलते उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का जो एग्जाम्पल है, वो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv का स्क्वायर, जहाँ पे m जो होता है वो द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, वही v जो है वो वेग को डिनोट कर रहा है। अब देखते हैं कि
हाँ, गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ बात जो हम याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को हम दोगुना कर देंगे, ठीक है, तो उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, दोगुना हो जाएगी। क्योंकि ये आप देखिए कि यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv का स्क्वायर। मतलब हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को अगर दुगना करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर हम द्रव्यमान को, सपोज मान लीजिए कि हम द्रव्यमान को आधा कर देंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन अगर अब यहाँ पे आप बात हो गई इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमने मास के बारे में जान लिया, लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो जब हम वेग को क्या करेंगे, वेग को जब अगर दुगना कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसमें क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। और अगर उसको आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 गुना हो जाएगी हमारी। ये हो गया गतिज ऊर्जा के बारे में जो बेसिक कुछ बातें थी। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब ये भी नाम से ही परिभाषित है कि किसी वस्तु का जो अवस्था होता है उसके स्थितिज मतलब मान लीजिए स्थिर कह लीजिए आप। अभी कोई वस्तु का अवस्था मतलब वो मान लीजिए स्थिर अवस्था में, या मान लीजिए कि चल रही है तो चलने वाले अवस्था में है, तो उस अवस्था के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आएगी, ठीक है। कोई भी वस्तु में जब स्थिर है तो उसमें जो उस अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आएगी ना, वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ m जो है द्रव्यमान को डिनोट करता है, g गुरुत्वजनित त्वरण को बताता है और h जो है वो हाइट को बताता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये आप याद रखिएगा कि ऊर्जा है या करंट है या कई चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल कंजर्व्ड होती है। मतलब हम उसको नहीं, ऊर्जा का नहीं हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप क्या उसे बना सकते हैं और न ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। बस उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। उसके रूप को हम जरूर बदल देंगे, लेकिन क्या एकदम से हम उसको न ही निर्माण कर सकते हैं और न ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। इसको आप कुछ उपकरण में देख लीजिए कि किस टाइप का ऊर्जा का वो होता है। केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। यही जो है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये कुछ उपकरण और उनका रूपांतरण देखते हैं। जैसे कि कोयले का जलना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोयला का जलना जो है हमारा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। वही हमने कहा ना कि हम ऊर्जा को न तो निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, बस हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में किसी न किसी प्रकार से वो बदल जाता है, वही कहलाता है। जैसे कोयले के जलने में क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर सितार जो एक वाद्य यंत्र जैसा होता है उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है हमारा वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो रहती है हमारी वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर सौर सेल की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सौर सेल आप सबने देखा होगा ये, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि सौर पैनल जो कई घरों में लगा होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जब सूर्य की जो किरण है वो पड़ती है ना, तो उससे बिजली का निर्माण होता है, ऐसा होता है। ये हो गया हमारा सौर सेल। तो उस सौर सेल के लिए क्या करना रहता है कि उसमें हमें ना अपना 1 साल या उससे भी अधिक साल का जो एक बिजली का रहता है ना, टोटल बिजली बिल का जितना भी खर्चा आ रहा होगा उतना जब हम लगाएंगे ना, तब हम सौर पैनल का निर्माण कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद बिजली बिल का कुछ वो नहीं रहता। वहीं बात करें अगर इंजन की, तो इंजन में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। अगर बल्ब की बात करें तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। कैसे बल्ब की को अगर समझें हम, तो बल्ब में क्या होता है, अगर बल्ब है उसका स्विच को हम ऑन किए, वहाँ से क्या जा रही है, एक करंट मतलब विद्युत ऊर्जा जा रही है। लेकिन बल्ब जब जल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें एक लाइट के रूप में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। ये कुछ ऊर्जा थे जिसको हम इस नियम को समझने के लिए कि बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे।
अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ को अगर पृथ्वी से नीचे की ओर फेंकते हैं, आप कहीं भी कितने भी ऊपर चले जाइए, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग में चले जाइए, लेकिन आप किसी भी चीज़ को अगर नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो वो कहाँ, वो नीचे ही आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर अगर मंजिल में है तो आप किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पूरी तरफ कार्य करता है, ठीक है। पृथ्वी जो है, किसी भी चीज़ का नीचे की ओर गिरना या कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ नीचे जा रही है, मतलब उसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्व बल होता है जो उसे नीचे की ओर खींचता है, जिस वजह से वस्तु नीचे आ जाती है। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो हमारा है वो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास मान लीजिए m2 है और इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। सपोज ये जो दो हमारी दो पिंड हैं या कोई वस्तु मान लीजिए आप, तो जो ये प्रत्येक कण अन्य कण को एक बल से अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों के बीच क्या होगा? ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कणों के द्रव्यमान का गुणनफल, यहाँ पे हमने क्या कहा? ये m1 है और m2 क्या है? इसका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का गुणनफल जो होगा वो लगने वाले बल के समानुपाती होगा। F जो होगा समानुपाती होगा m1 और m2 के। वहीं अगर बात करें उनके बीच और उनके बीच के दूरी, यही जो बल जो लग रहा है वो उनके बीच की जो दूरी क्या निकाली हमने? उनके बीच की दूरी क्या रखी हमने? r। तो ये क्या होगा कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होगा कि अगर बल बढ़ेगा तो ये जो है उनके बीच की दूरी घटेगी और उनके बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो बल जो है घटेगा। ये एक दूसरे का विपरीत होता है। और यहाँ पे क्या है? अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगेगा और द्रव्यमान कम है तो बल भी कम लगेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे कहा है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होप आपको ये इक्वेशन 1 और 2 समझ आया होगा। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो क्या होगा? F दोनों में है, F क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिजिक्स में जब हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी या समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक क्या लेते हैं? हम एक कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट को नियतांक, जिसे हम नियतांक कहते हैं हिंदी में, एक नियतांक का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियतांक होगा वो क्या होगा? ये g होगा। g हमारा नियतांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक g का वैल्यू रख लिया, तो g हो गया हमारा नियतांक जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर ये आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप इस ऐसे समझ लीजिए कि सपोज मान लीजिए आपने इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें से आपने जी को पक्षांतर कर दिया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा? बल बचेगा और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूटन। बल का मात्रक हम न्यूटन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे m1 m2 क्या है? एक तरह से दूरी है, दूरी के लिए हम मीटर स्क्वायर का यूज़ करेंगे। और वहीं r जो है हमारी त्रिज्या है, और त्रिज्या के लिए हम r जो है यहाँ पे जो m1 और m2 है हमारा वो क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो मास के लिए हम किलोग्राम स्क्वायर का यूज़ किए और r जो है वो दूरी है हमारी, तो दूरी के लिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। होप आपको समझ आया होगा।
ये m1 जो और m2 जो है हमारा द्रव्यमान, f के लिए हमने क्या यूज़ किया, न्यूटन। f का मात्रक जो होता है बल का न्यूटन होता है। और ये m1 व m2 क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए हमने किलोग्राम का स्क्वायर ले लिया। और वहीं आर स्क्वायर जो है हमारी, आर स्क्वायर क्या है, आर कहीं ना कहीं दोनों के बीच की दूरी है, और दूरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दूरी के लिए जो हम लंबाई का यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या लेंगे, मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। हम इसी तरह इसकी विमाएं या डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो डायमेंशंस रहने देते हैं। आगे की किसी लेक्चर में बात कर लेंगे डायमेंशंस की। यहाँ पे जो इक्वेशन में m1 क्या है, पहले पिंड का, ये सब बात हमने पढ़ी ही है कि m1 जो है हमारा पहले पिंड का द्रव्यमान है, और m2 जो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, g जो है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने वहाँ पे भी देखा है। ठीक है, तो क्या होता है, जब समान परिस्थिति में दो कण किसी युग्म के बीच का जो बल होगा वो सदैव समान होगा। मान लीजिए समान परिस्थिति है, ठीक है, तो दो कण के किसी भी युग्म के बीच का जो बल होता है ना वो एक समान होता है, क्योंकि जो g का मान है उसे क्या बोले हैं हम, सार्वत्रिक, मतलब सब तरफ वो क्या होता है, एक समान पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि गुरुत्व क्या है। यदि दो गुरुत्वाकर्षित वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि कोई दो वस्तु है, कोई एक आपके पास एक फ्रूट है या कुछ भी है, और एक क्या है हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा मतलब अपने एक गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है, ये आप सबको ही पता है। और तो यदि दो वस्तुओं में एक जो है हमारी वस्तु पृथ्वी है, तो गुरुत्वाकर्षण को हम क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे उस टाइम, अर्थात पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है ना उसे ही हम गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो वस्तु में अगर एक वस्तु पृथ्वी है तो पृथ्वी के द्वारा जो हमारा गुरुत्वाकर्षण लगाया जा रहा है उसी को ही हम गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व बल। ठीक, अब बात कर लेते हैं पलायन वेग की। पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर फेंका जाए तो वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। आप मान लीजिए कि किसी चीज़ को आप इतना ज़्यादा, मतलब आपका वेग इतना ज़्यादा है, आप उसको इस स्पीड आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितने ज़्यादा वेग से उसको फेंक रहे हो अगर वो पृथ्वी से बाहर चले गया। मतलब व्यवहार में जो बहुत ही पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, वह वेग जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से हम इतना ऊपर की ओर फेंकेंगे कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र वो होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो हमारा होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, जहाँ तक के पृथ्वी जो है अपना गुरुत्वीय बल काम करती है, मतलब जहाँ तक के पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लगते रहता है वो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, उस गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर जो होता है उस बल का प्रभाव कम हो जाता है या कभी कभी नगण्य भी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हम अगर इतने वेग से फेंक रहे हैं कि वस्तु जो है गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए और पृथ्वी पर वापस न लौटे, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। इसका मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप खुद ही देखिए कि इसका मान क्या है, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। आप इतना, मतलब इतना दूरी आपको फेंकना है, 11.2 किलोमीटर का दूरी अगर वो सेकंड में तय कर रहा है तभी कोई वस्तु बाहर जा पाएगी। तो ऐसा संभव है कि बहुत ही नल चांसेस हैं ऐसा होने के। अब देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है हमारा, कि जब कोई भी वस्तु हो और उसे ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। सपोज आप मान लीजिए कि आप कहीं छत में खड़े हैं और वहां से आपने बॉल को फेंका। ठीक है, जब कोई वस्तु को आप फेंक रहे हैं, मुक्त रूप से फेंक रहे हैं आप, तो वो क्या होगा, गुरुत्व के कारण ही कोई भी चीज़ जो होती है वो पृथ्वी में गिरती है। मतलब पृथ्वी क्या होती है, उसे अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास करती है, जिससे कोई भी वस्तु क्या होती है हमारी
जमीन में गिर जाती है। और उसके वेग में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वेग में त्वरण से समझिए आप, वेग मतलब क्या है, वो एक अपने स्पीड से चल रही है, और स्पीड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब आप शुरू में फेंकेंगे तो थोड़ा कम स्पीड होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो नीचे जाते जाएगी तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ते जाएगा। वेग में जो परिवर्तन होगा उससे क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं हम। जैसे किसी भी वस्तु को, आपको ये समझ आ ही गया होगा ये बात, कि अगर फेंक रहे हैं तो उसमें वेग में जो है शुरू में थोड़े कम वेग से जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर नीचे गया तो उसका वेग क्या है, बढ़ते जाएगा। तो जो वेग में परिवर्तन के कारण जो हमारा त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या न्यूटन किलोग्राम होता है। ठीक, जो होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो वस्तु के किसी भी रूप, जैसे आकार है, द्रव्यमान है, ये सब पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। ये भी एक याद रखने लायक बात है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के आकार, द्रव्यमान, किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, चाहे उसका आकार कैसा भी हो, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई हल्की वस्तु है तो वो ज़मीन पे ही नहीं जाएगी, भले उसको थोड़ा टाइम लगेगा, भारी वस्तु से उसे टाइम लगेगा नीचे जाने में, पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो नीचे जाएगी ही नहीं। यही जो कहा गया है यहाँ पे, कि वस्तु का जो रूप, आकार और द्रव्यमान है यह इस पर निर्भर नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं भार की। किसी वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगने वाला बल। गुरुत्व को हमने जान लिया कि गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व जो होता है, दो अगर वस्तु है और उनमें से एक पृथ्वी है और एक कोई वस्तु है, तो जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल होते हैं। पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसे हम गुरुत्व कहते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगने वाला बल को ही उसका भार कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो एक बल लगा रही है उसके कारण उसका क्या है, एक मास होता है, उसकी एक भार होती है, उसे ही हम गुरुत्व बल के कारण जो भार लगता है, उसी वजह से ही हमें कोई भी वस्तु भारी या हल्की प्रतीत होती है। हम जो किसी भी वस्तु को कहते हैं ना कि ये भारी है, ये हल्का है, ये सब क्या है, गुरुत्व के ऊपर ही सब डिपेंड कर रहे हैं। पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसके कारण ही ये सब होता है। गुरुत्व बल जो होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो ऐसे हमारा सीधा जो दिशा होता है ना, उसी दिशा में लगता है। अतः वस्तु का भार भी सदैव, तो अगर वो बल क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है, तो वस्तु का भार भी सदैव क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही लगेगा। सामान्यतः हम भार के मात्रक के लिए जो जानते हो, ये तो आप सबको ही पता है, भार के मात्रक के लिए हम किलोग्राम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु वैज्ञानिक कार्यों में भार को न्यूटन मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है। कुछ कुछ वैज्ञानिक कार्यों में इसे किलोग्राम की जगह हम न्यूटन मात्रक से भी व्यक्त करते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसका भार mg होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान आप ये कह सकते हो मास को कि उसका मास m है। ठीक है, लेकिन उसका जो भार होगा, भार में क्या शामिल होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी शामिल होगा, गुरुत्व बल जो लग रहा है उसमें वो शामिल होगा ना, इसलिए उसका भार जो होगा हमारा mg होता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तु को, अगर ये आप एक एग्जाम्पल जैसा है जिससे आपको ये भार जो है अच्छे से समझ आएगा, कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की अगर दो वस्तु को हम मुक्त रूप से ऊपर से गिरा रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप कहीं बिल्डिंग में खड़े हैं और आपके हाथ में दो बॉल्स हैं। ठीक है, उन दोनों बॉल को आप नीचे की ओर गिरा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आप सपोज कुछ ऐसा, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसा है, इसमें हमें भार का बताना है, तो हम दोनों एक टाइप चीज़ ना लेके ये लेते हैं कि एक हाथ में मान लीजिए आपके पत्थर है। ठीक है, कोई सा भी थोड़ा हैवी भी हो सकता है, या जो भी पत्थर है आपके हाथ में, और दूसरे हाथ में आप ले लीजिए कागज की तरह। ठीक है, तो क्या होगा कि आप उन दोनों को गिराएंगे ना अगर, तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा और वो एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जब वायु पे क्या लगता है हमें, उत्प्लावन बल लगेगा, और श्यानकर्षण प्रभाव के कारण क्या होगा कि जैसे जो भी भारी वस्तु, जो आपके हाथ में पत्थर है ना, वो पत्थर जो होगी वो
दोनों तो गिरेंगी, ये आप नहीं कह सकते कि त्वरण उत्पन्न होगा और वो मतलब कोई नहीं गिरेगी। लेकिन हो ये सकता है, संभव है कि जो आपके पास भारी वस्तु है ना वो सबसे पहले गिरेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भारी वस्तु जो होगी ना, हवा का जो श्यानकर्षण और उत्प्लावन बल के जो लगेगा उसके कारण जो वस्तु में त्वरण ज़्यादा होगा। त्वरण क्यों होगा? वेग में परिवर्तन का दर ही क्या कहलाता है? हमारा त्वरण कहलाता है। और कोई वस्तु नीचे जा रही है और भारी वस्तु है तो क्या होगा? उसका वेग अचानक से परिवर्तित होगा, जिसका कारण क्या होगा? उसका त्वरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा और त्वरण ज़्यादा होने के कारण ही वह हल्के वस्तु के तुलना में थोड़ा पहले गिरेंगे तो दोनों ही, गुरुत्वाकर्षण दोनों ही वस्तुओं को खींचेगा। लेकिन होगा ये कि जो हमारी भारी वस्तु होगी ना वो पहले पहुंच जाएगी पृथ्वी में और हल्की वस्तु को थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होगा? हल्की वस्तु है, मतलब हवा में जो लगने वाला उत्प्लावन और श्यानकर्षण बल है ना वो उसको ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी अगर बस में बैठते हैं और आपने अपना हाथ बस से बाहर, खिड़की से बाहर निकाला है या सपोज कार में से बाहर निकाला है, तो क्या होगा? जो वायु की वजह से आपका हाथ जो है ना पीछे की ओर ऐसे जाएगा, वो आपको अपने आगे की ओर नहीं खींचेगा, वो आपको पीछे की ओर खींचेगा। ये श्यानकर्षण और एक जो वायु में होता है ना प्रभाव होता है, जिस वजह से कोई भी जो भारी वस्तु होती है ना वो पहले नीचे गिरती है, उसके कंपेयर में जो हल्की वस्तु होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है। आप ये करके देखिएगा, एक सेकेंड ना, आप ये करके देखिएगा। सपोज दो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा और उसको ऐसा आप करके देखिएगा, आपको खुद समझ आएगा कि ऐसा होता है। तो ये किस वजह से होता है? आपको समझ आ गया कि वायु में भी एक बल लगता है जो अपने तरफ से उसे खींचने का प्रयास करता है। तो जो भारी वस्तु है उस पर तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वही बात करें जो हल्की वस्तु की तो उसे इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है नीचे जाने में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जी और जी में संबंध। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो स्मॉल जी है वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी जो है गुरुत्वाकर्षण है। इन दोनों में संबंध देख लेते हैं हम। जो ये जो इक्वेशन है ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया था? वहाँ पे m1 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम me लेंगे जो कि है पृथ्वी का द्रव्यमान, और m2 के जगह हम स्मॉल m लेंगे और स्मॉल r की जगह re का स्क्वायर लेंगे। r जो है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या को बताएगा, ठीक। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? सेम उसी इक्वेशन के फॉर्म में है ये, कैपिटल जी m अपॉन re का स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं कि कोई भी जो बल लगता है वो क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू जी होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे जो F की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा mg और इक्वल में हमारा यही इक्वेशन आएगा, जी m अपॉन re का स्क्वायर, ठीक। तो इससे कुछ कुछ स्थिति पैदा होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या होगा। ये जो आपका ये m है और ये स्मॉल m, दोनों स्मॉल m क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट होंगे तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। अब इस इक्वेशन से आप गुरुत्वीय त्वरण को आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। आज नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहे हैं। जी को आप गुरुत्वीय त्वरण को इससे समझ सकते हैं, जैसे कि जब आप किसी भी चीज़ का अगर व्यास बढ़ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घटेगा। ये क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर ये बढ़ेगा तो व्यास घटेगा और व्यास बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। उसी तरह ये मास में भी आप मान सकते हैं, इसे भी आप, ये जो बढ़ेगा इसका, किसी भी चीज़ का अगर मास बढ़ रहा है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा। ये कुछ इसके डिपेंड्स हैं जो मतलब पता होना चाहिए कि अगर समानुपाती हैं तो क्या होगा और व्युत्क्रमानुपाती हैं तो क्या होगा। और अब देखते लेते हैं कि जी के मान में परिवर्तन, ठीक। अब जी जो होता है हमारा, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी के इक्वेशन से हमने ये जो निकाला है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी me अपॉन re का स्क्वायर, ये हमने निकाला, ठीक है। अब इसमें जी के मान में परिवर्तन देखते हैं हम। जी के मान में परिवर्तन को समझने के लिए आपको ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये जो हमने निकाला है इक्वेशन, इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपको आधा चीज़ें क्लियर होगी और समझ आएगी कि कब गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। कुछ इक्वेशंस पर भी डिपेंड करते हैं।
देखते हैं जी के मान में परिवर्तन। तो जी का प्रामाणिक मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक, ये तो सबको ही पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जी का मान 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखते हैं भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो भूमध्य रेखा होती है ना, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है और जो ध्रुव होते हैं उन पर अधिकतम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा का व्यास ध्रुवों के व्यास से अधिक होता है। और हमने क्या इक्वेशन में हमने क्या बताया कि अगर व्यास अधिक होगा तो उसका मान क्या होगा, कम होगा, बताया है न्यूनतम होता है करके, इसीलिए न्यूनतम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यास भूमध्य रेखा में ध्रुवों का व्यास अधिक होता है और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो आपको समझ आया होगा कि अगर व्यास अधिक है तो क्या होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम होगा। यह आपको उस इक्वेशन के थ्रू ही समझ आ गया होगा। ये वाला जब ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर वो घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, अगर व्यास बढ़ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। अब देखते हैं तीसरा क्या है हमारा, कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति अगर बढ़ा दें हम तो जी का मान क्या है, घटने लग जाता है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष में अपने चारों ओर ऐसे क्या करती रहती है, चक्कर लगाते रहती है। इसको आप इससे समझ लीजिए, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि हम मान लीजिए कि कोई भी एक प्लेट है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, गोल उस एक मतलब प्लेट जैसा है कोई समतल चीज़ और उसके ऊपर हम कुछ चीज़ को रख दें, ठीक है, और उसको हम गोल गोल घुमाते रहें, गोल गोल घुमाते रहें, तो हम जब एकदम तेज घुमाएंगे तो क्या होगा, वो वस्तु बाहर चली जाएगी, क्योंकि बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल जो रहेगा एक विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जो उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा और वस्तु जो है बाहर चली जाएगी। उसी प्रकार जब घूर्णन गति जब घटने लग जाती है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे जब होगी तो जो जी का मान वो बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, मतलब क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण कहीं ना कहीं प्रभाव होगा उसके एरिया से अगर निकल जाएगी तो, इसीलिए ऐसा कहा है कि घूर्णन और वहीं अगर उसी की गति को हम कम कर दें, धीरे धीरे अगर उसमें गति हो रही है तो धीरे धीरे गति में क्या होगा, उसमें वो वस्तु उसके गुरुत्व के प्रभाव में ही रहेगी, तो उससे क्या होगा, ये पढ़ लीजिए आप कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जो होगा जी का मान बढ़ता है और वहीं अगर गति उसकी बढ़ते जा रही है तो जी का मान होता है घटने लग जाता है। पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, एक छोटा मैग्नेट और बड़ा मैग्नेट है, तो आप मैग्नेट को अगर ऊपर ले गए, ठीक, एक पृथ्वी की सतह है उससे आप बहुत ऊपर ले गए समझ लीजिए, तो वो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे कि अपने तरफ, जब पास रहेंगे तब तो कर देंगे, लेकिन आपने क्या किया, आप उसे बहुत ऊपर ले गए तो वहाँ पे कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि आपने उस वस्तु को ऊपर ले गया, मतलब उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी में जो काम कर रहा है वो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसका प्रभाव, इसलिए क्या होगा, जी का मान जो है घटने लग जाएगा। वहीं आप अगर एकदम नीचे ले आए, ठीक है, तो एकदम नीचे में क्या होगा, पृथ्वी के सतह पर अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो वो पूरा पृथ्वी का सतह उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगा रहा है, पूरी पृथ्वी उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है, लेकिन आप नीचे चले गए, नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, कोई वस्तु अगर एकदम नीचे चली गई है तो उस पर पृथ्वी का आधा ही भाग अपना प्रभाव दिखा पाएगा, आधा ही भाग उसमें त्वरण लगा पाएगा, इस वजह से क्या होगा, उसका मान घटता है। और जब वस्तु गिरती है तो जी का मान ऋणात्मक होता है, और जब वह ऊपर जा रही हो तो भी जो क्या होगा, कोई भी वस्तु अगर गिर रही है या ऊपर की ओर भी आप उसको फेंक रहे हो, तो कोई भी वस्तु को फेंक रहे हो मतलब क्या होगा, उसका मान जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक, अब देख लेते हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो जब लिफ्ट जो है वो त्वरण ए से अगर ऊपर जा रही लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट में आप हैं मतलब वो एक वेग से ऊपर जाएगी, ठीक है, और वेग परिवर्तन के दर के कारण ही यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब लिफ्ट त्वरण ए से अगर ऊपर जा रही है तब व्यक्ति को भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, सपोज कीजिए आप कभी भी जब लिफ्ट में आप बैठे होंगे, मतलब चढ़े आप, तो आपने ये पाया होगा कि जब आप ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं तो ऊपर आप जब जाते हैं तो आपका भार, आपको एक ऐसा लगता होगा कि आपको एकदम आपको हैवीनेस थोड़ा लगता है,
ये क्यों लगता है? क्योंकि जो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी का नेचर क्या है, गुरुत्वाकर्षण, कोई भी वस्तु को नीचे खींचने की ओर प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन जब हम लिफ्ट के ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब हम क्या है, गुरुत्वीय जो बल है उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इस वजह से हमें उसका अपना भार जो है एक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। क्योंकि जो है विपरीत दिशा में एक त्वरण काम करने लग जाता है, इस वजह से हमें अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। बात करते हैं सेकंड की। ये जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तब व्यक्ति का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। वहीं एक अगर त्वरण से लिफ्ट अगर नीचे आती है तो हमें अपना भार जो है घटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। क्योंकि जब अगर कोई भी हम लिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और त्वरण भी क्या करता है, किसी भी वस्तु को नीचे की ओर ही खींचने का प्रयास करता है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है और जो हमारा एक लिफ्ट का त्वरण है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, एक समान, जिसके कारण हमें अपना भार घटता हुआ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, मान लो सपोज ऐसा हो गया कि लिफ्ट की डोरी टूट गई, तो क्या होगा, व्यक्ति का भार जो है उसको शून्य प्रतीत होगा। जब नीचे आएगा तो ही कंडीशन में ऐसा होगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो उसकी दिशा जो रहेगी त्वरण की एक ही रहेगी, नीचे की ओर। इस वजह से क्या होगा कि अगर डोरी टूटेगी ना तो व्यक्ति को अपना भार बिल्कुल शून्य की तरह प्रतीत होगा। अब देखते हैं, अगर लिफ्ट एक समान वेग, एक समान वेग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक समान वेग से चल रहा है, वेग एक समान वेग से चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेग में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब त्वरण तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है हमारा। तो इसलिए जब यहाँ पे त्वरण नहीं रहेगा तो कोई भी नीचे आती है तब त्वरण नहीं है, और अगर नीचे आ रही है तो व्यक्ति को जो है अपने भार में परिवर्तन महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि भार में परिवर्तन क्यों महसूस हो रहा है, एक त्वरण जो है वेग में परिवर्तन, उसके कारण ही हमें अपने भार में परिवर्तन महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे जब वेग में A=0 मतलब कोई त्वरण कार्य ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगर नीचे आती हुई लिफ्ट का ए जो है मतलब जो लिफ्ट का त्वरण है वो बड़ा हो जाए गुरुत्वीय त्वरण से, ठीक है, तब जब वो व्यक्ति लिफ्ट के छत में जा लगेगा। क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर आपके जो त्वरण है, मतलब आपके त्वरण, मतलब एक कह लीजिए आपके लिफ्ट का जो त्वरण है, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, मतलब लिफ्ट में जब हम चढ़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जा रहा है, त्वरण में हमारा इतना ज़्यादा स्पीड है हमारे लिफ्ट का, तो जब लिफ्ट एकदम स्पीड में है और वो क्या हो रही है, नीचे की ओर आएगी, तो उस स्थिति में जब आपका जो सिर है ना वो लिफ्ट के ऊपर टकराने लग जाएगा। क्योंकि जो आभासी बल रहेगा ना वो आप ऊपर की ओर लगेगा, जो आभासी बल जो खींचने का प्रयास करता है ना वो ऊपर की ओर लगेगा। इस वजह से ऐसा होता है कि जब हमारा जो त्वरण है वो बहुत ज़्यादा हो जाए गुरुत्वीय त्वरण से भी, तब जो है हम ऊपर की ओर वो लगते हैं। क्योंकि त्वरण जो है क्या करेगा, जो गुरुत्वीय त्वरण वो नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा त्वरण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी उससे, तो इस वजह से हमारा जो सर है वो उसके छत में लगने लग जाएगा, लिफ्ट की छत पर। ये तो बात हो गई जो हमने लिफ्ट में देखी कि लिफ्ट में किस प्रकार से हमारे भार में परिवर्तन होता है, हमें कभी कैसा महसूस होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, क्योंकि उपग्रह के तल द्वारा वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, शून्य होता है। उपग्रह के तल पर जब कोई भी वस्तु का प्रतिक्रिया बल क्या होगा, शून्य होगा। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, परंतु वहाँ भारहीनता होती है। चंद्रमा पर जो होती है ना एक भारहीनता, मतलब आपको कोई भी चीज़ एक भारी प्रतीत नहीं होती, भारहीनता होती है। क्योंकि चंद्रमा में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना मतलब आप समझिए कितना अंतर है। इस वजह से वहाँ कोई भी वस्तु जो होती है हमें भारहीनता हमें महसूस होती है वहाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति का समीकरण। यह आपने देखा होगा गैलीलियो का समीकरण, हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने क्या त्वरण के लिए हमने ए से डिनोट किया था त्वरण को,
आपको याद ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम इस सभी समीकरण में त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। इसलिए जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किया था हमने उस दिन, आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए की जगह हमने क्या कर दिया, जी भी करेंगे तो भी वो क्या होगा, मान्य होगा। उसी प्रकार जो दूसरा इक्वेशन हम उस दिन भी देखे थे और आज देखते हैं, यहाँ पे भी जहाँ पे हमने ए किया था वहाँ पे हमने जी लिया है। यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर किया था हमने, एस इक्वल टू, यहाँ पे हम जी टी का स्क्वायर भी करेंगे तो मान्य होगा। वहीं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as किया था, 2as की जगह यहाँ पे 2gs लिया है। होप आपको आज का सेशन पूरी तरह से समझ आया होगा कि हमने क्या बताना चाहा आपको। हमने आज जितना भी बात किया वो हमने भार और गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इनके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ली है। और अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।